पानी के छींटे पड़ते महसूस हुए तो उसने हल्की सी आंखें खोल दी। सामने का मंजर बड़ा खौफनाक था। वो बड़ी बड़ी मूंछों वाला लंबा चौड़ा और स्याह रंग का शख्स था। चीख मारकर वो उठ बैठी थी। कौन हो तुम? बड़ी हिम्मत करके बोली थी। वो आदमी पानी नीचे रखकर उसकी तरफ मुड़ा। खबरदार, अगर तुम मेरे करीब आए तो जान से मार दूंगी। तुम जानते नहीं हो कि कौन हूं मैं। अंदाज उसको डराने वाला था। बेटी, कौन हो तुम? आवाज किसी औरत की थी। मुड़कर देखा तो सामने एक औरत खड़ी थी और उससे पूछ रही थी, आप कौन? बेटी, तुम अदा को भी होश मिली थी और 4 घंटे के बाद अब तुम्हें होश आया है। जहन पर जोर डाला तो सब कुछ याद आ गया। आंसू तवातर से बहने लगे थे। दिल शिद्दत तकलीफ से फटने को था। तभी सर पर हाथ महसूस हुआ। शफकत से हाथ रखा था और इशारे से चुप करवाते हुए वो उसे अच्छा इंसान लगा था। बेटी, अदा बोल नहीं सकता। मुझे बताओ, कौन हो और कहाँ से हो? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? अम्मा, अब्बा या शोहर कोई है तुम्हारा? उस औरत की बात सुनते ही वो फूट फूट कर रोने लगी थी और फिर सिर्फ इतना ही कहा था कि क्या वो रात यहाँ गुजार सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। रात बहुत हो चुकी है, आप भी आराम करें। अच्छा कहकर वो नीचे ही लेट गई। रोशानी का सर शदीद दुख रहा था और वो दोनों हाथों से उसे दबाकर दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई, जबकि जैगम शाह के मारे गए थप्पड़ की तकलीफ अब भी उसी तरह महसूस हो रही थी जैसे मारते वक्त महसूस हुई थी। सर में भी शदीद दर्द था और वह बुरी तरह से टूट गई थी। उसे जैगम शाह से उस रवैये की उम्मीद नहीं थी। उसने क्या किया था जो नहीं, अब मैं वापस उधर कभी नहीं जाऊंगी और ना अब जैगम शाह से मेरा कोई ताल्लुक है। मर गई मैं उसके लिए। वो मुसलसल रो रही थी। जैगम शाह के थप्पड़ से उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी। एक, दो, तीन, चार और अब ये पांचवा पुलिस स्टेशन था। पुलिस स्टेशन से वो किसी हारे हुए इंसान की तरह निकला था। अकराम उसकी हालत से बखूबी वाकिफ था, तभी उसे रुकने का इशारा किया और उसके पास आकर बोला, सर, हिम्मत करें। वो उसके गले से लग गया था और रो रहा था। वो चली गई इकराम, मैंने उसे खो दिया। मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मेरा घर फिर से वीरान हो गया। सर, आप मैम से मोहब्बत करने लगे हैं तो फिर इस बात को मानने से इनकार क्यों? ये कोई गुनाह तो नहीं है। वो अनजान है, उसे नहीं पता कि सच्चाई क्या है। मैं उसकी याददाश्त खो जाने का फायदा कैसे उठा लूं? और फिर जब उसे सब याद आ जाए तो फिर क्या होगा? तब के तब देखेंगे। किस्मत आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, उसे वापस मत लौटाएं। आगे बढ़कर थाम लें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इकराम। वो अगर ना मिली तो मिल जाएंगी। सर, सोसाइटी के थोड़ा सा दूर ही खाना बंदोशों की बस्ती है। क्या पता मैं उस तरफ गई हूँ। ओह हाँ, मेरा ध्यान उस तरफ क्यों नहीं गया। चलो जल्दी से उस तरफ। वह गाड़ी दोहराने लगा था। अकराम उसके पीछे ही था और उसकी हालत से अच्छी तरह वाकिफ भी। उसे एहसास हो गया था और यही एहसास वो उसे दिलाना चाहता था कि वो उसे अब खो नहीं सकता। वो अपनी जिंदगी दोबारा से उजाड़ नहीं सकता, वरना वो उसे पहले ही बता देता कि उसके बंधुओं ने उसे बस्ती के एक बंदे को उठाकर ले जाते देखा है। वो उसे उसकी तलाश में बेबस कर देना चाहता था ताकि वो अपने दिल की आवाज सुन सके। और अब उसने वो आवाज सुन ली थी। इकराम बहुत खुश था क्योंकि वो सैयद जैगम शाह से बहुत मोहब्बत करता था। वो उसके साथ 30 साल से था। जब वो सिर्फ 7 साल का था, उसका बॉस ही नहीं, उसका सब कुछ था। अभी कुछ देर पहले ही उसकी आंख लगी थी, मगर बस्ती में जैसे चाल आ गया था। बहुत सारे लोग हर झोंपड़ी में जाकर तलाशी ले रहे थे और जल्द ही वो उसके सर पर खड़ा था। उसको झटके से गोद में उठाकर वो बाहर निकल गया था और रुख गाड़ी की तरफ था। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। वो मुसलसल मुक्के मार रही थी मगर उसे कहाँ कोई असर था। गाड़ी में फेंकने के ऐसे अंदाज से उसको अंदर बिठाया और दूसरी तरफ खुद बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, वो चिल्लाई थी और अब रोने भी लगी थी। उसने थोड़ी दूर आकर गाड़ी रोक दी और उसकी तरफ दरवाजा खोलकर उसे खींचकर बाहर निकाला और अगले ही पल उसे जोर से सीने से लगा लिया। वो उसे दीवानावार चूम रहा था। अकराम उसे देखकर मुस्कुराया और बाकी लोगों को लेकर आगे निकल गया।
वो हैरानगी से उसे देखने लगी। माफ कर दो मुझे परीक्षा, गलती हो गई। उसकी आवाज बारी हो रही थी। क्या वो रो रहा था? उसके लबों को अपने लबों में लेते बस इतना कहा था, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। काफी देर के बाद उसे खुद से अलग करके वो अब उसे घूर रहा था। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ सकता। मैं कुछ नहीं लगती तुम्हारी, गलती होगी जो तुम्हारे जैसे शख्स के लिए अपना घर बार छोड़कर आ गई और आप जैसे इंसान से प्यार किया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर के बाद बोला, ये क्या पागलपन था? तुम्हें कुछ हो जाता तो अच्छा था, मैं मर जाती। गुस्से से कहा। हाथ एक दफा फिर हवा में लहराया था, मगर अब उसे मारने की बजाय फिर से साथ लगा लिया था। अगर तुम मुझसे प्यार करते होते तो ऐसा कभी नहीं करते। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, मत करो, मुझे भी नहीं करनी। नफरत है मुझे तुमसे, शदीद नफरत। कुछ देर यूं ही खामोशी में गुजर गई। तुम मुझसे पूछती हो ना कि मैं वाकई तुमसे प्यार करता हूँ, तो सुनो। हाँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, शायद खुद से भी ज्यादा, मगर मैं हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकता। उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर वो बिला इख्तियार बोला था। हकीकत? कौन सी हकीकत? यही कि मैं तुम्हारे साथ घर से भाग कर आई हूँ। तो सुनो जैगम शाह, मुझे मेरे घर वापस छोड़ आओ। अगर मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मुझे भगाकर क्यों लाए थे? इस तरह जलील करने से बेहतर है मुझे वापस छोड़ आए। कहाँ है मेरा घर? घर? हाँ, आपको तो याद है ना मेरे घर का एड्रेस? हाँ, उसका एड्रेस तो अकराम को 2 माह पहले उसे दे चुका था, मगर उसने खोल कर देखा नहीं था। हम शादी कर रहे हैं कल ही। रोशाने ने हैरानगी से उसे देखा। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, कल ही शादी कर रहे हैं हम। नहीं, हम शादी नहीं कर रहे, ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, जैसे तुम कहोगी वैसे ही होगा। मैं बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ से इंतजार करना पड़ेगा। ओके। रुशाने गुस्से से बोलकर बाहर देखने लगी थी। बाकी का सफर खामोशी से कट गया था। घर आकर उसे उसके रूम में छोड़ने के बाद वो सीधा स्टडी रूम की तरफ आया, जहां उसका एड्रेस रखकर वो भूल गया था। उस बंद लिफाफे को थोड़ी देर घूरने के बाद उसे खोल दिया था। एक पर्ची थी जिस पर लिखा था करीम हुसैन और कालू। नीचे दर्ज था करीम हुसैन और कालू। वह जहद करीम का बाप था और रोशान जफर अली का ससुर। उसके नीचे उसका एड्रेस था। ओह कालू, आखिर तुम मुझे मिल ही गए। दूसरी पर्ची पर रोशान जफर अली था। जफर अली एड्रेस जिसे पढ़कर वो सख्ते में आ गई। ये वही घर था जिसके बाहर वो घंटों अरोज को लेकर खड़ा रहता था। तो रोशाने अरोज की छोटी बहन है। अफ मेरे खुदा, आंसू तवातर से बहने लगे थे और वो फिर से माजी की बुलबुलियों में गुम हो गया था। जब वो उसे छोटी की ढेर सारी बातें सुनाया करती थी। वो उसकी बहन है, तभी तो उसमें उसका अक्स नजर आता है, उसकी खुशबू आती है। फिर वो उठा और बोझल कदमों से अपने कमरे में चला गया और फैसला कर लिया था वो उसे वापस छोड़ आएगा जल्द ही, क्योंकि जो तकलीफ वो उरूज के आखिरी दिनों में दे चुका था वो रुशाने को कभी नहीं देना चाहता था। वो जानता था कि जल्द या बदेर उसकी यादाश्त वापस आ जाएगी और वो उसको कभी भी अपना शोहर तस्लीम नहीं करेगी। मैं आज भी खाली हाथ हूँ उरूज, मुझे कभी खुशी रास नहीं आई और अब मैं ये उम्मीद छोड़ चुका हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे आखिरी कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। रोशाने, मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझती हो, बल्कि तुम्हें तो मालूम ही नहीं मैं कौन हूँ। तुम भी मुझसे नफरत करोगी मेरी असलियत जानकर। उसने अपने दिल के मुकाम पर मुक्के मारे थे, जो शायद उसे समझाने के लिए थे कि उसकी कोई औकात नहीं। वो मेरी नहीं है जो मेरी जिंदगी थी, वो मुझे छोड़कर चली गई है। माफ माफ कर दो मुझे शाह, रोते हुए इल्तिजा की थी। माफ? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ करूंगा? पिस्टल उसके सर पर ताना था। चीखों की आवाजें उभरी थी। बोलो करीम उर्फ कालू, क्यों मारा मेरी जान से प्यारी बीवी को? उसकी बात के इख्तिताम पर शमसा ने हैरान होकर करीम की तरफ देखा। मैंने नहीं मारा, यकीन करो मेरा। जोरदार थप्पड़ ने सेध किया था। करीम कुर्सी समेत दूर जा गिरा था। आप पिस्टल शमसा के सर पर तान लिया था। बोलो, वो चीखा था। मैंने कुछ नहीं किया शाह, मेरा एतबार करो। बुलेट चढ़ाकर दोबारा से पिस्तौल शमसा के सर पर रखे हुए बोला था। बोलो।
मैं लालच में आ गया था मगर मैंने उसे मारा नहीं था। वो सब उन्होंने किया था जिनको तुम आज से 15 साल पहले मार चुके हो। माफ कर दो मुझे, मैं तो पहले ही लुट चुका हूँ। मैंने तो ये धंधा भी 10 साल पहले छोड़ दिया था। अब वो रो रहा था। वो चाहत करीम, यही नाम था ना तुम्हारे इकलौते बेटे का? बोलो। हाँ, वो डर कर फौरन बोला। ठीक है, फिर अभी पुलिस को बुलाओ और बोलो कि उसको तुमने कत्ल किया है, वरना। नहीं शाह, ऐसा मत करो, मुझे मेरे ही बेटे का कातिल मत बनाओ। जारो की तरह रोते हुए वो कह रहा था। 1 2 3 कहने से पहले ही वो चीख पड़ा था। मंजूर है, मुझे मंजूर है। शिद्दत तकलीफ से फूट फूट कर रो रहे थे वो दोनों। और फिर 1 घंटे के बाद हर तरफ बस एक ही शोर था। सफाक बाप ने खुद अपने सगे बेटे की शादी की पहली रात जान ले ली और इल्जाम दुल्हन पर लगा दिया। पुलिस उसे पकड़कर ले जा चुकी थी। बड़ा सुकून मिला था उसे, जैसे कोई बोझ उतर गया हो सीने से। 15 साल लगे थे उसे इस सुकून को तलाश करने में। मेरी जान, आज मुझे यकीन है कि तुम बहुत खुश होगी, क्योंकि मैंने अपनी जान का बदला ले लिया और अपनी जान की जान की छोटी बहन को भी बचा लिया। अब ज्यादा मुस्कुराओ मत, मुझे अपने पास आने दो, फिर हम मिलकर मुस्कुराएंगे। मुझे यकीन है कि हम दोनों जन्नत में साथ रहेंगे, क्योंकि वहां जुदाई नहीं होती। मेरा इंतजार करना, मैं जल्द आऊंगा अपनी जान के पास। वो रो रहा था क्योंकि वो रोना चाहता था। रोशान ने, ओह मेरा मतलब है परीक्षा, इधर आओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलने उसके पास बैठते हुए बोली थी। मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं नहीं कर सकती, मुझे वापस जाना है हर हाल में। मैं छोड़ आऊंगा, लेकिन क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? नहीं, जब प्यार नहीं रहा तो दोस्ती क्यों? किससे शादी करोगी? मालूम नहीं, लेकिन वो आप नहीं हो सकते। अच्छा, उस थप्पड़ के लिए सॉरी। आओ, तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या? तुम 2 माह से ज्यादा हो इस घर में, लेकिन कुछ भी नहीं देखा। मेरा घर भी नहीं। आओ, मैं तो खुद दिखाता हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ बताना है। मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझती हो, लेकिन जब तक मैं बोल रहा हूँ तुम खामोशी से सुनती रहना। तुम बस खामोशी से देखना, फिर सब पता चल जाएगा। क्या मतलब? मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ। मैंने अपनी पसंद की शादी की थी, लेकिन मेरी जान मुझे छोड़कर चली गई। वो बस चुप था। आओ, वो उसे बाहर हाल में ले आया था। ये देखो, ये घर है मेरा, और यहाँ की हर चीज आज से 15 साल पहले से जहाँ पड़ी है वहीं की वहीं है। कोई इनको हिला नहीं सकता। और ये सोफा वो वहां था कॉर्नर में, उसने दूसरे दिन ही जगह बदल दी थी और आज तक के यहाँ है। आओ, वो उसे ऊपर ले आया था। ये मेरा कमरा है। अंदर जाने से पहले बता दूं कि यहाँ की हर चीज उसकी है, तो किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना। फिर उसने कमरे का दरवाजा खोला तो वो हैरान रह गई।